अब ये वाले लेक्चर में जो हम चीज़ समझने वाले हैं वो है डेलीगेशन। पिछले लेक्चर तक हमने क्या देख लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी तक चीज़ खत्म कर लिए थे। तो आज अपना कंसेप्ट वाला जो पार्ट है सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम डेलीगेशन को देखते हैं। डेलीगेशन को डिफाइन करने से पहले इसको समझिए। जब कभी कोई काम करवाना होता है आपको, तो आप अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देते हो, अपनी पावर्स किसी छोटे आपसे नीचे जो कोई काम कर रहा है उसको, या फिर आपके बराबरी के भी हो सकते हैं, किसी को भी अपनी जिम्मेदारी आप डेलीगेट कर देते हो। और पाथ ओपन कह सकते हैं इसको, कह लीजिए। आप अपने आप को देना, अपनी जिम्मेदारी को देना, वो डेलीगेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन हाई ऑफिशियल असाइन सम स्पेसिफिक वर्क एंड अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट बट कीपिंग पावर ऑफ कंट्रोल विथ हिमसेल्फ इज डेलीगेशन। मान के चलिए ये कोई एक्स नाम का आपका बॉस है, उसने क्या किया, डेलीगेट कर दिया अपनी पावर को कि वाई को, कि बोला भैया आपको ये काम रखना है। लेकिन पावर इसी के पास है, लेकिन कुछ समय के लिए टास्क को कंप्लीट करने तक के लिए उसने अपनी पावर को इसको दिया, लेकिन अल्टीमेट पावर तो इसी के पास है, कभी भी वापस ले सकता है। तो ये हो जाता है डेलीगेशन। मुन्ने साहब क्या बोलते हैं इसको, इट मीन्स कन्फरिंग, CONFERRING, यानी प्रदान करना, ऑफ स्पेसिफिक अथॉरिटी बाय हायर टू द लोअर अथॉरिटी। वही ऊपर वाली बात को इन्हें अलग तरीके से बता दी है। तो अकॉर्डिंग टू मुन्ने करके डेफिनेशन लिखना है, तो ज़्यादा नंबर फैच कर पाओगे। आपको थिंकर्स को ऐड करना ही करना है। अब टाइप्स ऑफ डेलीगेशन अकॉर्डिंग टू टेरी साहब इसको 3 पार्ट में डिफाइन करें। एक है डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। जब कभी ऊपर वाला आदमी नीचे वाले को डेलीगेट करता है अपनी पावर, तो वो डाउनवर्ड हो जाती है। जब नीचे वाला ऊपर वाले को करता है वो अपवर्ड हो जाती है। और हॉरिजॉन्टल मतलब दोनों की औहदा, काम का औहदा बराबर का है और पास कर रहे हैं अपनी पावर, तो वो हो जाती है हॉरिजॉन्टल। अब डाउनवर्ड को समझते हैं। व्हेन हाई अथॉरिटी डेलीगेट्स टू लोअर अथॉरिटी, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अ सेल्स मैनेजर डेलीगेट्स टू सेल्स मैन, है ना। अब अपवर्ड में क्या होता है, फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। जैसे कि वोटर्स टू रिप्रेजेंटेटिव, अल्टीमेट पावर किसके पास है अपने डेमोक्रेसी में, लोगों के पास होती है। लोगों के पास किस तरीके की पावर होती है, वोटिंग राइट्स। लेकिन वोटिंग राइट्स हम क्या करते हैं, हमेशा तो हम ही देश चलाएंगे नहीं, हम सिर्फ वोटिंग करके अपनी पावर किसको डेलीगेट कर देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को। उसके बाद होती है हॉरिजॉन्टल पावर। हॉरिजॉन्टल पावर में ये होता है कि जब दो समान पोस्ट के लोग, डेलीगेशन बिटवीन पीपल ऑफ सेम पोस्ट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जब 2 क्लर्क अपना काम इधर से उधर पोस्ट करवा देते हैं। ये 2 क्लर्क हैं, यहाँ पे 2 क्लर्क, ये हो गया 2 क्लर्क। इसको 2 अच्छे से दिख नहीं रहा है, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो 2 क्लर्क्स अपनी पावर इधर से उधर डेलीगेट कर देते हैं। अब मेरिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है डेलीगेशन के, रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम हाई ऑफिशियल। बहुत सारा लोड रहता है हाई ऑफिशियल्स को, उनको पता है कि नीचे वाला भी संभाल सकता है, मेरे कोई करने से उतनी दिक्कत नहीं है, वो भी काम कंप्लीट कर सकता है। तो ये हो जाता है प्रेशर उनका रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स मतलब क्या है कि आपको देखने में दिक्कत जाएगी काम वाम संभालने में, तो आप वो हर्डल्स रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड मेरिट होता है डेवलप लीडरशिप ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन का मतलब हो गया कि सबसे ऊपर टॉप लेवल के लीडर्स हो गए, नीचे की जो लेवल्स है उनको भी तो जिम्मेदारी दो, आप उनको भी तो पावर दो, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल की क्या क्षमता है उन पे, तो उससे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। चौथा पॉइंट हो जाता है स्टेब्लिश एडाप्टेबिलिटी एंड रीजनल बेसिस। एडेप्टेबिलिटी ऑन रीजनल बेसिस मतलब एक प्रकार से नीचे के लोगों के बीच में एडॉप्टेबिलिटी आती है कि ऊपर की जिम्मेदारी को भी संभाल सकते हैं। इसका डिमेरिट क्या है, अकॉर्डिंग टू MP शर्मा फॉलोइंग पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेट्स। पावर टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन के जो काम होते हैं उनको डेलीगेट नहीं कर सकते, इस तरह के डिमेरिट्स हैं। पावर टू सैंक्शन न्यू पॉलिसीज बनाने के पास रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ही हैं। जैसे अपने लेजिस्लेचर में जो भी बनती है ना पॉलिसीज, जैसे अपनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, अपने बीजेपी सरकार रूलिंग पार्टी है अभी, वही पॉलिसी बनाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि वो डेलीगेट करके बोले कांग्रेस को तुम बना लोगे, नहीं ना, क्योंकि ऐसे में हमने जो वोटर्स ने अपनी जो पावर्स दी हैं, डेमोक्रेसी का हनन हो जाएगा एक प्रकार से। पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन वही ऊपर वाले पॉइंट का ही एक सब पार्ट है ये। पावर टू मेक स्पेसिफिक हायर अपॉइंटमेंट्स, जो भी अपॉइंटमेंट होती है। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसका CEO वगैरह रिप्रेजेंट करने में जो कमेटी होती है उसमें कोई भी किसी को तो नहीं ले जाएंगे ना, इसलिए भी स्पेसिफिक पीपल ही रहते हैं। पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट द इमीडिएट सबऑर्डिनेट की कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ भी चीज़ सुनना है तो वो ऊपर वाला ही जिसके पास अल्टीमेट पावर है वही सुनता है, तो ये प्रॉब्लम्स रहते हैं।
अब आ जाते हैं हिंड्रेंस इन डेलीगेशन। डेलीगेशन अपनी पावर को, अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब डेलीगेट करते हो आप नीचे के आदमी को, तो बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं, बहुत सारे विरोधाभास पैदा होता है, बहुत सारी तकलीफें आती हैं। अब वो किस तरीके की तकलीफ होती है, क्या क्या होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो दो प्रकार की होती है, एक पर्सनल होती है और एक ऑर्गेनाइजेशनल होती है। और पर्सनल में भी होती है फ्रॉम हाई ऑफिशियल्स, और अब जैसे एक आदमी है, अब डेलीगेशन किसके बीच में हो रहा है, दो इंडिविजुअल के बीच में हो रहा है, टॉप लेवल और लो लेवल, ये एल है और ये टॉप है, तो इसकी भी तो प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ, ये हो जाती टॉप लेवल हाई ऑफिसर। इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी कि यार इसने मेरे को लोड दे दिया, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो ये वाली बात यहाँ पे होने वाली है। तो अब पहले देखते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डेलीगेशन का इशू होता है वो देखें। एब्सेंस ऑफ प्री स्टेब्लिश्ड प्रोसीजर एंड रूल्स, अगर नियम कानून ही प्रॉपर तरीके से नहीं होगा कि भैया ऐसा डेलीगेट करना है मेरे को, ये प्रॉब्लम, तो ऐसे में एकदम से कोई भी नीचे वाला ऊपर वाले नीचे वाला काम दे देगा तो नीचे वाला दिक्कत में आ जाएगा। ऊपर वाले ने नीचे वाले को डेलीगेट कर दिया काम, तो ऊपर वाले को जब काम की इफिशियंसी डिप कर देगा नीचे वाला, तो ऊपर पूरी मशीनरी गड़बड़ आ जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डेलीगेशन होगा, कब करोगे, कौन सी सिचुएशन करोगे, ये रूल्स और रेगुलेशन स्टेब्लिश होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, उन दोनों के बीच में, जो हाई ऑफिशियल लो ऑफिशियल के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। अनस्टेबल वर्क नेचर, कई बार वर्क नेचर ऐसा होता है कि एकदम से आप डेलीगेट नहीं कर सकते प्रॉब्लम को, मतलब काम को। स्मॉलर साइज एंड नैरोअर जोग्राफिक कवरेज ऑफ वर्क, अब ऑर्गेनाइजेशन में छोटा मतलब छोटा ही ऑर्गेनाइजेशन है मान के चलिए, और बहुत नैरो है काम का गैप उन दोनों के बीच में, तो उस टाइम पे भी डेलीगेशन करना बहुत दिक्कत की जाती है बात। अब पर्सनल लेवल पे क्या होता है, पहले आप देखते हैं हाई ऑफिसर्स के लिए क्या दिक्कत होती है। प्राइड फैक्टर इन हाई ऑफिस, हायर ऑफिस है ना, तो ये हो जाता है कि हाई ऑफिशियल्स के साथ ये दिक्कत जाता है कि प्राइड फैक्टर, अरे भैया मैं बड़ा हूँ, मैं कैसे दे दूंगा अपनी ताकत उसको, ये हो। डोंट हैव ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट, नीचे वाले पे भरोसा ही नहीं कि ये साला कैसे करेगा काम। डू नॉट अडोप्ट सबऑर्डिनेट, कई बार होता है ना कि यही पूरा क्रेडिट ले जाएगा, लीडरशिप स्किल में सामने वाले को आप एम्पावर नहीं कर पाते, जेन्युइन उनके काम को मतलब तारीफ नहीं करते, ये वाली एक दिक्कत आ जाती है। अब सबऑर्डिनेट से क्या प्रॉब्लम आती है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, उनको लगेगा यार मेरे को इनने काम दे दिया, ऊपर वाले ने मेरे को, टॉप ऑफिशियल ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दी और मैं नहीं कर पाया, तो मेरे को मेरे आसपास के लोग तो मेरी बेइज्जती कर देंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर, तो उनको क्रिटिसिज्म का डर रहेगा। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनने ये काम करे नहीं तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं उनको। टेक एक्स्ट्रा वर्क एज बर्डन, उनको लगता है मेरा तो काम नहीं है, मैं काय को लूँ उसको, मेरा क्यों लोड, इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। तो जो हिंड्रेंस है वो हमने देख लिए यहाँ पे। अब अदर टाइप ऑफ डेलीगेशन, पहले अपन ने टेरी के देख लिए थे किस तरीके के डेलीगेशन है, लेकिन और भी तरीके के डेलीगेशन होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो हम देखेंगे। तो इनको अदर टाइप की कैटेगरी में रखा गया है। पहला होता है परमानेंट एंड टेम्परेरी डेलीगेशन। परमानेंट में होता है जब व्हेन अथॉरिटी इज कन्फर्म्ड फॉर एवर, मतलब जब डेलीगेट करते हो अपनी पावर तो हमेशा के लिए कर देना, वो हो जाता है परमानेंट। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए। फुल एंड पार्शियल, फुल मतलब पूरी की पूरी पावर दे देना, पार्शियल में मतलब थोड़ी सी पावर देना और आधी अपने पास रखना। फॉर्मल इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल में क्या हो जाता है, व्हेन बेस्ड ऑन रिटर्न रूल्स, वो मतलब लिखित जो भी चीज़ होती है वो फॉर्मल होती है। कस्टम, ये मतलब इनफॉर्मल में बातचीत की तरफ से हो जाती है, जैसे बेस्ड ऑन कस्टमर एंड कन्वेंसेंस, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए जो चीज़ की जाती है ना, वो वाली चीज़ इनफॉर्मल वे में होती है। डायरेक्ट और इमीडिएट, डायरेक्ट में मतलब क्या है, डेलीगेशन के बीच में हाई ऑफिशियल है और नीचे वाला है, उनके बीच में डायरेक्ट है, कोई इंटरमीडिएट नहीं आएगा, और इंटरमीडिएट में तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व होता है डेलीगेशन के टाइम पे। कंडीशन और नॉन कंडीशनल, अब कंडीशनल्स टू टेक, कंडीशनल में क्या होता है कि हाई ऑफिशियल की एडवाइस लेना पड़ता है, मतलब कि कोई भी चीज़ काम करने से पहले मैं ये करूँ नहीं करूँ, तो हाई ऑफिशियल्स की हर बार परमिशन लेना पड़ता है कंडीशनल में। और अनकंडीशनल में आपको फ्री होता है, जब तक के लिए आपको डेलीगेट की जाती पावर, तो आप फ्री रहते हो जैसा आपको जो करना है। अब हम आखिरी चीज़ देखने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन करने के लिए जो चीज़ होती है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, जो हिंड्रेंस थे ना वही वाले प्रिंसिपल बन जाएंगे। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड रिटन, लिखित होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। दूसरा, शुड फॉलो यूजुअल चेन ऑफ कमांड, ऐसा नहीं कि कोई भी बीच में घुस जाएगा, एक वो होना चाहिए कि किस तरीके से होगा। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये हम आगे चल के देखने ही वाले हैं यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जब कभी भी लोअर आदमी को ऊपर, मतलब एक ही आदमी की बात को फॉलो करना हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह से लोग एडवाइस दे रहे हो, एक ही आदमी की बात मानना हो, तब वो चीज़ कहलाती है यूनिटी ऑफ कमांड। इसको अभी के बाद लेवल पे इतना ही समझिए, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ने ही वाले। फॉलो बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, मतलब सीधी बात है, आप सीधे से किसी को लोड दोगे, बर्डन दोगे,
पावर डेलीगेट करोगे तो अब वो जैसा भी काम करो उस हिसाब से उसको अप्रेजल वगैरह मिलना चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने डेलीगेशन को अच्छे से समझ ली, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको नोट्स फॉर्मेट में भी देख लिया, 5 मार्कर, 11 मार्कर और 3 मार्कर के लिए फुलफिल करता है। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट की कमांड आने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा किस डायरेक्शन में आपको निकलना है। अब आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये वाली चीज़ों को देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।